नमस्कार। आज हम लीडरशिप के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं और इसमें हम इस बात पर फोकस नहीं करेंगे कि लीडर्स कौन होते हैं, बल्कि इस पर कि वो असल में करते क्या हैं। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे लीडरशिप थ्योरी में आए एक बहुत बड़े बदलाव से, फिर उन स्टडीज को देखेंगे जिन्होंने इसकी नींव रखी। इसके बाद एक मशहूर ग्रिड की मदद से इन आइडियाज को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये अप्रोच असल में काम कैसे करता है और इसकी कमियां क्या है, और आखिर में एक केस स्टडी से ये सारी बातें और भी साफ हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात ये समझना है कि इस बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण ने लीडरशिप को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। देखिए, पहले की जो थ्योरीज थीं वो मानती थीं कि लीडर्स पैदा होते हैं, उनमें कुछ खास जन्मजात गुण होते हैं। लेकिन फिर आया बिहेवियरल अप्रोच जिसने इस पूरी सोच में क्रांति ला दी। इसका कहना था कि लीडरशिप का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कोई कैसा पैदा हुआ है, बल्कि इस बात से है कि वो काम कैसे करता है, उसका व्यवहार कैसा है, और सबसे अच्छी बात ये कि इन व्यवहारों को सीखा और डेवलप किया जा सकता है। तो व्यवहार पर ये जो नया फोकस आया वो असल में 20वीं सदी के बीच में हुई दो बहुत बड़ी और एक दूसरे के समानांतर चलने वाली रिसर्च की वजह से आया। यही रिसर्च इस पूरे अप्रोच के दो मजबूत स्तंभ बने। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, खासकर एग्जाम के नजरिए से। यहाँ दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में स्टडीज हुई और दोनों ने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन पहुंचे एक ही नतीजे पर। दोनों ने पाया कि लीडरशिप के दो मेन डायमेंशन होते हैं। एक वो व्यवहार जो काम यानी टास्क पर फोकस करता है, और दूसरा वो व्यवहार जो लोगों यानी रिलेशनशिप पर फोकस करता है। बस नाम अलग अलग दिए गए, जैसे ओहायो स्टडीज में इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन, और मिशिगन स्टडीज में प्रोडक्शन ओरिएंटेशन और एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। ये टर्म्स याद रखना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दो डायमेंशंस के आधार पर कैसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और विजुअल टूल बनाया गया। इसका नाम है ब्लेक और माउंटेन का मैनेजरियल ग्रिड, जिसे लोग अक्सर लीडरशिप ग्रिड भी कहते हैं। तो इस ग्रिड में एक वर्टिकल एक्सिस है, यानी ऊपर से नीचे की लाइन। ये 1 से 9 के स्केल पर मापती है लोगों के प्रति चिंता को। मतलब एक लीडर अपनी टीम के लोगों की जरूरतों और उनके रिश्तों की कितनी परवाह करता है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी लेटी हुई लाइन, वो भी 1 से 9 के स्केल पर परिणामों के प्रति चिंता को मापती है। यानी एक लीडर काम पूरा करने और टारगेट्स अचीव करने पर कितना जोर देता है। अब इन दोनों एक्सिस पर एक लीडर का स्कोर क्या है, इसी से उसकी लीडरशिप स्टाइल पता चलती है। तो ग्रिड के कोनों से समझना शुरू करते हैं। सबसे नीचे बाईं तरफ है 1-2 स्टाइल। यहाँ दोनों ही पैमानों पर स्कोर सबसे कम है। इसे कहते हैं इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट। मतलब एक ऐसा लीडर जो न तो काम की फिक्र करता है और न ही लोगों की। वो बस जैसे तैसे काम चलाता है और अपनी नौकरी बचाने के लिए जो न्यूनतम एफर्ट चाहिए बस उतना ही करता है। अब ग्रिड में नीचे दाईं ओर चलते हैं। यहाँ काम की चिंता तो 9 नंबर पर है, यानी बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों की चिंता सिर्फ 1 पर। ये है 9-1 स्टाइल। ये है अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। ये स्टाइल पूरी तरह से नतीजों पर फोकस करती है। ऐसे लीडर बहुत कंट्रोलिंग और सख्त होते हैं। उनके लिए लोग अक्सर काम पूरा करने का एक जरिया भर होते हैं, जिससे टीम का हौसला टूट सकता है। अब चलते हैं ग्रिड के ऊपर बाईं ओर के कोने में। ये है 1-9 स्टाइल, जो 9-1 का ठीक उल्टा है। इसे कहते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। यहाँ लोगों की जरूरतों और उनके आपसी रिश्तों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, ताकि एक आरामदायक और दोस्ताना माहौल बना रहे। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि काम और प्रोडक्शन के जो लक्ष्य हैं वो अक्सर पीछे छूट जाते हैं। और ग्रिड के ठीक बीच में, जहां दोनों ही तरह की चिंताएं औसत दर्जे की हैं, वहां आती है 5-5 स्टाइल। ये है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। ये लीडर काम और लोगों के बीच एक समझौता करने की कोशिश करता है। इसका मकसद होता है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकल आए और टीम का मनोबल भी बना रहे। ये स्टाइल किसी भी तरह के टकराव से बचने पर ज्यादा ध्यान देती है। और आखिर में ग्रिड का वो कोना जिसे इस मॉडल में सबसे बेहतरीन माना जाता है, ऊपर दाईं ओर, जहां स्कोर है 9.9। इसे कहते हैं टीम मैनेजमेंट। ब्लेक और माउंटेन के हिसाब से ये सबसे असरदार लीडरशिप स्टाइल है। यहाँ लीडर काम और लोगों दोनों की बराबर और बहुत ज्यादा परवाह करता है।
इससे एक ऐसी टीम बनती है जो विश्वास, सम्मान और आपसी कमिटमेंट पर चलती है। तो ये रही पूरी रूपरेखा। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में ये कितना काम करती है और क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं? देखिए, इस अप्रोच की ताकतें तो साफ हैं। इसने लीडरशिप रिसर्च की दिशा ही बदल दी, फोकस गुणों से हटाकर व्यवहार पर ले आया। इससे बहुत सारी स्टडीज का सपोर्ट भी मिला है। और सबसे बड़ी बात, इसने हमें लीडरशिप के 2 सबसे जरूरी आयाम दिए, काम और रिश्ते, जिससे लीडर्स को खुद को समझने का एक फ्रेमवर्क मिलता है। लेकिन इसकी कुछ बड़ी आलोचनाएं भी हैं। आलोचक कहते हैं कि रिसर्च ये साबित नहीं कर पाई है कि कोई खास व्यवहार हमेशा अच्छे नतीजों की गारंटी देता है, और ये अप्रोच कोई एक ऐसी यूनिवर्सल लीडरशिप स्टाइल नहीं बता पाया जो हर सिचुएशन में काम करे। भले ही ये कहता है कि हाई यानी टीम मैनेजमेंट स्टाइल सबसे अच्छी है, लेकिन असल में रिसर्च ये बताती है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। चलिए अब इस पूरी रूपरेखा को एक असली कहानी के जरिए एक्शन में देखते हैं। केस 4.1 हमें दिखाता है कि कैसे एक लीडर इस ग्रिड पर अपनी यात्रा तय करता है। ये कहानी है मार्क यंग की, जिन्होंने एक अस्पताल के पेंटिंग डिपार्टमेंट को संभाला। जब उन्होंने शुरुआत की तो वो एक पक्के 9 to 5 स्टाइल के लीडर थे, एकदम ड्रिल सार्जेंट की तरह। उन्होंने सारे नियम कानून बदल दिए और उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम के स्टैंडर्ड्स पर था। लेकिन देखिए, समय के साथ उन्होंने खुद को बदला। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे वो एक सख्त ड्रिल सार्जेंट से एक बैलेंस टीम बिल्डर बने। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां टीम लीडर्स को दी, लोगों से रिश्ते बनाने पर ध्यान दिया, उनके साथ बाहर खाने गए, हंसी मजाक किया और धीरे धीरे 99 स्टाइल की तरफ बढ़ने लगे। और मार्क की कहानी इस अप्रोच के सबसे बड़े आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है कि लीडरशिप कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर लीडरशिप व्यवहार से तय होती है, गुणों से नहीं, तो कोई भी व्यक्ति अपनी टीम की जरूरत के हिसाब से बेहतर लीडर बनने के लिए अपने व्यवहार में जानबूझकर क्या बदलाव ला सकता है।